हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को। लास्ट के 3 हमारे रूलर्स जो हैं वो रह गए डिस्कशन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन ऑफ लेटर मुगल्स। और हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं सबसे पहले शाह आलम टू के बारे में। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था डेट वॉज फ्रॉम 1759 टू 1806। ठीक है, शाह आलम टू गद्दी पर विराजमान होता है एज अ मुगल एम्परर इन विच ईयर 1759। ये चीज आप याद रखना कि 1759 में गद्दी पर विराजमान होता है मुगल एम्परर के तौर पर। अब बेसिकली क्या है, ये बंदा अच्छा था, इसके अंदर हौसला भी था, ताकत भी थी और दिमाग वाला बंदा था, लेकिन इसकी एबिलिटी और इसके अच्छे खासे जो इसके पास साहस था, जो करेज था, वो सब धूल में मिल गया। क्योंकि पास्ट के जो मुगल एम्परर्स ने, लेटर मुगल्स ने जो भट्टा बिठाया था पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो विरासत में अब जो इसको एम्पायर मिलने वाला है, मुगल एम्पायर जो मिलने वाला है, वो अपने वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पर है, वीकेस्ट पॉइंट पर है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने देखा था कि पास्ट में फॉरेन इन्वेजन हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो तो चलो वीक था ही, लेकिन देश का फाइनेंशियल सिस्टम एक्चुअली किसके हाथ में था, वो था मुगल एम्परर्स के हाथ में। तो मुगल ट्रेजरी जो थी वो ऐसी रह गई थी कि उसके पास एक पर्टिकुलर टाइम पर सोने की अशरफियां हुआ करती थी, चांदी की मोहरें हुआ करती थी। अब वो सिर्फ वहां पर गुठलियां बची थी आम की, यानी कि पैसा पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था। और जब पैसा नहीं था तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो भी खाक में मिल गया था। और अब मुगल एम्पायर एक ऐसे टाइम पर पहुंच गया था कि अगर कोई मुगल एम्परर आकर इसको रिन्यू करने की कोशिश भी करे, इसके अंदर एक फ्रेश एनर्जी, एक फ्रेश विगर या फिर एक रीस्टार्ट करने की कोशिश करे कि दोबारा से एम्पायर को हम धीरे 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 करके उठाते हैं, पहले की तरह बनाते हैं। तो सिचुएशन अब ऐसी थी दैट मुगल एम्पायर वॉज बियॉन्ड रिडेम्पशन। अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता था, उसका भट्टा पूरी तरीके से बैठ चुका था। और दोबारा उसको उन ऊंचाइयों पर ले जाना, उस प्रायोरिटी पर उसको ले जाना जिस तरीके से वो लोगों की नजरों में था, या फिर जो प्रेस्टीज हुआ करती थी मुगल एम्पायर की, वो शाह आलम टू के टाइम पर पूरी की पूरी तरीके से खो गई। ठीक है, 1764 में क्या होता है, शाह आलम टू ने यह सोचा कि हमारे रूल के खिलाफ या मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के खिलाफ एक जो टॉप मोस्ट पावर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिक्लाइन के लिए, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें उसका खात्मा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शाह आलम टू ने क्या करा, मीर कासिम के साथ और शुजाउद्दौला के साथ एक बेसिकली अलायंस सिस्टम बनाया, कोलिजन सिस्टम बनाया। अब अगर हम बात करें, मीर कासिम कौन था, ही वॉज नवाब ऑफ बंगाल। शुजाउद्दौला कौन था, नवाब ऑफ अवध। ठीक है, तो उसने वॉर डिक्लेयर करा अपॉन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने, शाह आलम टू ने। लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इसको लग रहा था कि जीत जाएगा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया था शाह आलम टू को। और इसके जो कोलिजन जो पार्टनर्स थे, मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल और शुजाउद्दौला यानी कि नवाब ऑफ अवध, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर। ठीक है, और इसके कार्यकाल पे 2 इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुए थे, एक तो आप सीख ही गए हो, बैटल ऑफ बक्सर 1764, जिसके बाद आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, जहां से लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे। ठीक है, लेकिन इसके कार्यकाल में एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम जो हुआ था, एक वो भी हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर। ठीक है, तो दे वर फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाह आलम टू, ये वाली बात याद रखना। अब क्या था, मुगल एम्परर यहां पर इस टाइम पर काफी ज्यादा अपने वीक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इनको सर्वाइवल के लिए ना जरूरत पड़ेगी दूसरे रूलर्स की, और मुगल्स के बाद उनको रिप्लेस करने वाले जो वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स जो भारत के अंदर थे, देवर मराठास। तो मुगल्स ने मराठास की छत्र छाया के अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश करी। तो ये घटनाक्रम क्या था, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 में साइन करी गई थी शाह आलम टू के साथ, जब ब्रिटिशर्स जीत गए थे, ब्रिटिशर्स ने शाह आलम टू को ये वाली ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर बनाया था। ठीक है, इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग
शाह आलम टू को यह बोला गया था कि आपकी ये सजा होगी कि 6 साल के लिए आपको इलाहाबाद जाना है। जेल में नहीं डाला गया उसको, गलत इंटरप्रिटेशन मत सीख जाना, गलत फैट याद मत कर लेना। सजा ये दी गई इस बात की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 6 साल के लिए शाह आलम टू को इलाहाबाद जाना है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और वहां पर अंग्रेजों ने इसको बोला कि आपको बनकर रहना है एज पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पूरा का पूरा खर्चा देगी वहां पर रहने का। जो भी आपके ऐशो आराम है, शराब शबाब मदिरा लड़कियां दारू धूम्रपान, सबका इंतजाम हम कर देंगे। बस अब तुम अपनी औकात उतनी मत रखना जितने तुम्हारे पूर्वज रखा करते थे, ऐसा शाह आलम टू को बोला गया। और 1765 से अगर आप 6 साल को कैलकुलेट करोगे तो 1766 होता है आपका पहला साल, ठीक है, 67 दूसरा, 68 तीसरा, 69 चौथा, 70 पांचवा और 71 छठा। 6 सालों के लिए बोला गया था। तो 71 यानी कि मई 1771 में उसने इलाहाबाद छोड़ दिया शाह आलम टू ने, क्योंकि 6 साल की कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, किसको पेंशनर बनकर रहना है इलाहाबाद के अंदर। और वो पेंशन देगा कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखी। ये वापस दिल्ली आ गया 1772 में, और इस टाइम पर इसको जरूरत पड़ी प्रोटेक्टिव फोर्सेस की कि इसको प्रोटेक्शन मिले, इसको छत्र छाया मिले। तो ये किसकी छत्र छाया के अंदर रहा? मराठास की छत्र छाया के अंदर रहा। और उस टाइम पर जो मराठा लीडर एक जो प्रोमिनेंट थे उनका नाम था महजी सिंधिया, जो कि एक मराठा सरदार थे, ठीक है। अब क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये प्रोटेक्टेड था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मराठास, महजी सिंधिया जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। एक अफगान था जिसका नाम था गुलाम कादिर, ठीक है। तो महजी सिंधिया एक बार के लिए दिल्ली में नहीं थे, उनको किसी कारणवश दिल्ली के बाहर जाना पड़ा। मौके का फायदा उठाते हुए गुलाम कादिर जो कि एक अफगान था, उसने शाह आलम टू की आंख फोड़ दी थी, उसको अंधा बना दिया था, ठीक है, 1788 में, ठीक है। ये हो गया शाह आलम टू की प्रोटेक्शन अंडर मराठास। बात करें शाह आलम टू या फिर मुगल एम्परर की, एम्पायर की इस टाइम पे प्रोटेक्शन अंडर द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स ने डिफीट करा, ठीक है, दौलत राव सिंधिया को, मराठा जो कि आप कह सकते हो कि मराठा उसको एक बारी डिफीट करा था, कब? 1803 के अंदर। तो शाह आलम टू बड़ा चालाक था, ये बिन पैंदे का लोटा था, जो इसको दिखता था पावरफुल है ये उसकी साइड हो जाता था। अभी तक आपने प्रीवियस टॉपिक में क्या देखा? मुगल एम्परर शाह आलम टू किसकी छत्र छाया में है? मराठास की छत्र छाया में, मराठा सरदार की छत्र छाया में है। महजी सिंधिया के बाद जो एक मराठा रूलर थे, मराठा सरदार थे, उनका नाम था दौलत राव सिंधिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया। शाह आलम टू दोबारा से अंग्रेजों के साथ चला गया और अंग्रेजों को बोलता है कि मुझे प्रोटेक्शन दे दो, ठीक है। अंग्रेजों को बोलता है शाह आलम टू कि मुझे जो है आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। लेकिन इस टाइम पर क्या था, अंग्रेज अब समझ गए कि मुगल एम्परर्स का जो वर्चस्व है वो उतना नहीं रहा हिंदुस्तान के अंदर जो पहले हुआ करता था। तो इसलिए अंग्रेजों ने मुगल एम्परर को, शाह आलम टू को, यह बोला कि देखो अब आप इतनी ज्यादा बड़ी मिलिट्री नहीं रख सकते, और मुगल एम्पायर के पास सच में इतनी ज्यादा बड़ी, जो इनके पूर्वजों के पास मिलिट्री हुआ करती थी, कैवलरी हुआ करती थी, इन्फेंट्री हुआ करती थी, जो वेपन्स वगैरह हुआ करते थे, उसको मेंटेन करने के लिए जो इतना खर्चा है वो मुगल एम्पायर की ट्रेजरी के अंदर दोस्तों अवेलेबल ही नहीं था। तो एक तो मिलिट्री माइट नहीं है, यानी कि मिलिट्री पावर नहीं है इनके पास कि ये अपने बल के दम पर अपनी बात मनवा ले अंग्रेजों से, अपनी अपनी चला ले। ऐसा मुगल एम्पायर की और उसके अंदर बैठे विराजमान हुए मुगल एम्परर की औकात नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मुगल एम्परर को एक रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। हम यहां पर सब कुछ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फ्रॉम द आईज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड द आईज ऑफ ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स मुगल एम्पायर एंड एम्परर इन जनरल। तो रिस्पेक्ट थी उसकी, और उसको समझा जाता था कि ये जो मुगल एम्पायर के तख्त पर एम्परर जो विराजमान है वो एक डिग्निफाइड मेंबर है, इज्जतदार बंदा है ऑफ द हाउस ऑफ तिमूर। हाउस ऑफ तिमूर बेसिकली दोस्तों उस टर्म को डिनोट करने के लिए कहा गया है कि जो इनकी वंशावली जो चली आ रही है इनके पूर्वजों की, जो ओरिजिनली इनका खून है, ठीक है। थ्रू आउट द कंट्री मुगल एम्परर की इज्जत वो थी, लेकिन
पावर उतनी नहीं रह गई थी और फाइनेंसेस जो थे उनके पास जो पैसा था वो उतने नहीं रह गए थे। नवाब्स और सूबेदार जो हैं इस टाइम पर भी सब कुछ तहस नहस होने के बाद भी शाह आलम टू इतना वीक हो गया, कभी मराठास के छत्र छाया के अंदर जा रहा है, कभी ब्रिटिशर्स के छत्र छाया के अंदर वापस लौट कर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे देश के अंदर जो भी नवाब थे और जो सूबेदार थे वो फॉर्मल सैंक्शन जब भी लेते थे तो वो मुगल एम्परर से ही लेते थे। कोई भी ट्रीटी वगैरह साइन करनी है, कोई भी इंपॉर्टेंट उनको काम करना है, तो वो सारे काम करे जाते थे मुगल एम्परर के नाम पर, ठीक है। और इस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छत्र छाया के अंदर जो भी सिक्के मिंट होते थे हमारे देश के अंदर, और जो लोग खुतबा प्रेयर्स पढ़ते थे, फ्राइडे सरमन जिसको कहा जाता है, या फिर इसको जुम्मे की नमाज भी कहा जाता है, जो कि फ्राइडे को मुसलमानों के द्वारा करी जाती है, तो वो मुगल एम्परर शाह आलम टू के नाम पर ही होती थी। इतनी बची कुची इज्जत जो थी वो इस टाइम पर चल रही थी मुगल एम्परर्स की, ठीक है। अब जो ब्रिटिशर जो थे आपको लग रहा होगा शाह आलम टू को मर्डर कर दो, शाह आलम टू का मर्डर कर दो, उसको साइड हटा दो, और ब्रिटिशर जो है अब उनको एक सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन जाना चाहिए, इंडिया पे उनका कंट्रोल आ गया होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स, जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, स्टिल दोस्तों दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू रूल दिस कंट्री। उनका काम था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को छीनना, अपनी जेब में भरना, और जो किंग या क्वीन जो ब्रिटेन के अंदर बैठे हुए हैं उनको खुश करने के लिए वहां तक पहुंचाना, ठीक है। तो बेसिकली वो अभी भी एक इंपीरियल पावर थे, कॉलोनियल पावर नहीं थे। उनका मकसद जो था वो था इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने मैक्सिमाइज करना, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल को संभालने से अभी भी अंग्रेज कतरा रहे थे। तो इतना कुछ होने के बाद भी यहां पर आपको दिख रहा है कि शाह आलम इतना वीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक लात मारकर पूरे के पूरे मुगल एम्पायर के ढांचे को ध्वस्त कर कर खुद कंट्री की कमान अपने हाथ में संभाल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ऐसा यहां पर हमें बताया जा रहा है, ब्रिटिशर्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्लेम द सॉवरेनिटी ऑन देयर ओन। अब यहां पर बेसिकली इनकी जो स्ट्रेंथ की या इनकी स्ट्रांगनेस की जो दोस्तों बात करी जा रही है ना, उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन मैंने आपको एक दो लेक्चर पहले समझाया था, दैट इज विल ऑफ द पीपल। क्योंकि अंग्रेज जानते थे अगर हम इस देश में अपना पॉलिटिकल कंट्रोल करेंगे, जनता हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आज भी जनता जो असली राजा मानती है वो शहंशाह हिंदुस्तान को मानती है, जिनकी पीढ़ी और जिनका खून जो है वो मुगल वंश के साथ एसोसिएटेड है, ना कि हमारे साथ, क्योंकि हम तो इस देश के बाहर से आए हुए लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, शाह आलम को एक तरीके से कठपुतली की तरह बनाकर रखा कि भाई तू बैठ जा, विराजमान हो जा एज मुगल एम्परर, सब कुछ तेरे नाम पर होगा। जनता जो चाहती है कि हमें मुगल एम्परर देखने को मिले, तू ही देखने को मिलेगा हमें, ऐसा अंग्रेजों ने शाह आलम टू को बोला। लेकिन एक्चुअली में अब जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल था देश का वो अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था। लेकिन फिर भी वो थोड़े से इस टाइम पर हिचकिचा रहे थे कि हमें सामने नहीं आना है, ठीक है, कि जनता को नहीं पता लगना चाहिए कि हम जो हैं इंपीरियल पावर से अब कॉलोनियल पावर बन चुके हैं, ठीक है। जब तक शाह आलम टू की डेथ नहीं होगी तब तक अंग्रेजों ने यही हथकंडा अपनाया कि शाह आलम टू को पपेट रखा, मुगल एम्परर की पोजीशन थी। लेकिन खुद जो थे उनका आज भी इंटरेस्ट वही था कि उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सिक्योर करनी है। तो 1803 से लेकर 1857 तक, 1803 से लेकर 1857 तक मुगल एम्परर्स जो भी रहे हैं वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बनकर रहे हैं। मतलब फॉरेन रूल कह लो आप इसको, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो, उनको बस ये बोला जाता था कि तुम्हें अपना दिमाग नहीं चलाना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बोलते थे मुगल एम्परर्स को, अपना दिमाग तुम्हें नहीं चलाना है, तुम्हें जो भी ऐशो आराम चाहिए, औरतें चाहिए, नाच गाना करना है, मनोरंजन करना है, मदिरा पीना है, धूम्रपान करना है, हुक्का लगवा दे हम तुम्हारे लिए, सारे ऐशो आराम हम तुम्हें देंगे, बस तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे। क्योंकि इस टाइम पर जो अंग्रेज थे दे वर वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी मोटिवेटेड कि जितना प्रॉफिट यहां से हो सके इस देश से उसको निचोड़ लो और ब्रिटेन पहुंचा दो अपनी होम कंट्री, ठीक है। यहां पर एक फैक्ट लिखा हुआ है दोस्तों, 1759 के बाद जो मुगल मोनार्की जो थी उसके पास अब उतनी दमदार मिलिट्री पावर नहीं रह गई थी जो कि इससे पहले के 1759 से पहले के मुगल एम्परर्स के पास हुआ करती थी। लेकिन फिर भी वो
एम्पायर और वो जो एम्परर्स थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में मुगल डायनेस्टी की एक बहुत ही ज्यादा गहरी छाप थी। जैसा कि मैंने अभी आपको एक टर्म दी, विल ऑफ द पीपल। ठीक है, लोग कभी भी हिंदुस्तान को जो चला रही अथॉरिटी अंग्रेजों को देखना स्वीकार नहीं करेंगे इस टाइम पर। इसलिए अंग्रेज इस चीज को समझते थे कि क्यों पंगे लेने, फिर लोगों के रिवोल्ट्स और रेबिलियंस होंगे, उसको शांत करने में हमारी पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। कभी रेबिलियन जो है कश्मीर से उठेगा, कभी कन्याकुमारी से, कभी गुजरात एरिया से, कभी अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह से अगर रेबिलियन और रिवोल्ट्स उठने लग जाएंगे हमारे रूल के खिलाफ, शांत उनको करवाते करवाते, लोगों को टैकल करते करते, हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा जो पैसा है वो लोगों को शांत करवाने में ही खर्च हो जाएगा। अंग्रेज इस चीज को व्यर्थ मानते थे, वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे अपना पैसा, क्योंकि वो जानते थे कि लोगों के दिलो दिमाग के अंदर जो बसा हुआ है, जो बसी हुई है एक इमेज कि इस देश को रूल कौन करेगा, इस देश को चलाएगा कौन। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स जानते थे इस चीज को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, जो इंग्लैंड में बैठी जो क्वीन थी वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी इस चीज को, कि जो इंडियन लोग हैं, हिंदुस्तानी जो हैं, वो अपने दिलो दिमाग में भारत को चलाने वाली अगर कोई ताकत है तो वो मुगल एम्पायर और एम्परर्स को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन पीपल जो है वो मुगल एम्पायर को और एम्परर्स को एक सिंबल देखते थे कि कंट्री की पॉलिटिकल यूनिटी अगर किसी रीजन की वजह से बची हुई है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज मुगल एम्पायर एंड एम्परर्स। इसलिए आप यहां पर एक चीज कह सकते हो, 100 बातों की एक बात अगर हम करें, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अब मुगल एम्परर्स में आपको कोई खास दम तो दिख नहीं रही है। मैंने जैसा कि आपको बताया, ताश के पत्तों का जैसे हम घर बनाते हैं ना, बस वो एक ऐसा पत्ता रह गया है। हल्का सा अगर इस घर को, इस ताश के पत्ते को अंग्रेज ऐसा करके अगर गिराते, वो पूरा ढह जाएगा। और यहां पर ताश के पत्तों का जो घर है, दैट सिंबलाइजेस मुगल एम्पायर और मुगल एम्परर्स की सॉवरेनिटी और अथॉरिटी। लेकिन फिर भी वो उसको रिप्लेस करके खुद नहीं आना चाह रहे हैं। तो ये चीज हमें बताती है कि स्टिल इस टाइम पर भी जो ब्रिटिशर्स जो थे, दे वर सेटिस्फाइड एंड वांटेड टू कंटिन्यू एज इंपीरियल पावर एंड नॉट टू बिकम या इंडल्ज इनटू बिकमिंग एज कॉलोनियल पावर। अभी भी जो उनका इंटरेस्ट था अंग्रेजों का, वो कॉलोनियल पावर बनने के अंदर नहीं था। दे वर मच सेटिस्फाइड बाय बीइंग एन इंपीरियल पावर, क्योंकि ये सिंबलाइज करता है आपके प्रॉफिट्स को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, जब आप इंपीरियल पावर होते हो। और कॉलोनियल पावर दिखाता है कि आपको देश की जो पॉलिटिकल कमान है वो संभालनी पड़ेगी, और उस पॉलिटिकल कमान से जो उत्पन्न होगा वो होगा देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसको भी संभालना पड़ेगा। तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए और पैसों की फालतू की खर्ची करने के लिए, या लोगों के द्वारा जो उत्पन्न होगा, अगर इनका जुआ खेला गया यहां पर गलत हो जाए, कि हटा तो सकते थे मुगल अथॉरिटी को और कॉलोनियल पावर बनना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ये एक तरीके से बेट थी इनके लिए। और इनको डर लगता था कि अगर ये वाली जो बेट है अगर हमारे लिए गलत हो गई और इतना ज़्यादा पैसा खर्च वगैरह होगा और ऊपर से रिवोल्ट्स और रेबिलियंस अगर स्टार्ट हो गए, तो हमारा जो प्रॉफिट अभी जितना आता है वो मैक्सिमाइज होने की जगह मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू रूल दिस कंट्री डायरेक्टली। ओके, तो ये हमने दोस्तों बात करी शाह आलम टू की। अगला जो रूलर मुगल एम्पायर के अंदर है, लेटर मुगल्स के अंदर, दैट इज अकबर शाह टू। इसका कार्यकाल है फ्रॉम 1806 टू 1837। अकबर शाह टू की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये कौन से नंबर का लेटर मुगल था जो कि मुगल एम्परर बना, वो था 19वां। तो ये 19th मुगल एम्परर था मुगल एम्पायर का, जिसने रूल करा 1806 से लेकर 1837 तक। अब इस टाइम पर अगर हम पावर की बात, जैसे एक हाथ पर अगर हम बात करें मुगल एम्परर, इसके साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई पावर होगी। पावर के एलिमेंट की डिस्कशन अब हम ना ही करें मुगल एम्परर्स के साथ एसोसिएट करके, तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके पास जो रियल पावर थी वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस है, जो दबदबा है, जो उनका वर्चस्व है,
मुगल पॉलिटिक्स के अंदर अब अंग्रेजों के हाथ में सब कुछ आ चुका था। याद करो उस बात को जो मैंने अभी आपको प्रीवियस रूलर के साथ बताई, सिर्फ लोगों के विल की वजह से, और लोग ये मानते थे कि देश की पॉलिटिकल यूनिटी के लिए जिस ढांचे को हम देखते हैं चलाने वाला वो मुगल एम्परर और मुगल एम्पायर है, सिर्फ इस वजह से अंग्रेज जो है वो इंपीरियल पावर से कॉलोनियल पावर की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाह रहे थे। लेकिन सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था, क्योंकि वो मुगल एम्परर्स को अब सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह देखते थे, एक पपेट की तरह देखते थे, क्योंकि सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अकबर शाह टू के टाइम पर जब भी आप ऐसा कभी आंसर में लिखो ना, तो अकबर मेंशन मत करना, पूरा नाम लिखा करो हमेशा। ठीक है, अकबर शाह टू, इसके कार्यकाल में 1835 में अभी तक क्या हो रहा था, आपने देखा था शाह आलम टू के टाइम तक मुगल एम्परर्स की इज्जत थी, है ना। सूबेदार जो हैं वो मुगल एम्परर से सैंक्शन लेने आते थे, नवाब्स भी लेने आते थे। जो सिक्के मिंट होते थे हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा जो मिंट करे जाते थे वो मुगल एम्परर्स के नाम पे करे जाते थे। मुगल एम्परर को खुदा समझा जाता था, भगवान समझा जाता था, अल्लाह समझा जाता था कई लोगों के द्वारा। तो वो जो फ्राइडे की जो सर्बन प्रेयर्स हैं, जो हम कहते हैं जुम्मे की नमाज, ठीक है, खुतबा प्रेयर्स, वो मुगल एम्परर के नाम पे ही होती थी कि शहंशाह हिंदुस्तान जो हैं वो सलामत रहें, वो सुखी रहें, वो खुश रहें, उनका वर्चस्व कायम रहे, वो हमारे प्रोटेक्टर बनकर रहें, वो हम उनको गॉड की तरह देखते हैं। लेकिन ये जो बची कुची इज्जत थी ना, अकबर शाह टू के टाइम तक आते आते ये खाक में मिल गई थी, ये धूल में मिल गई थी, क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया था अपने आप को ये कहना कि वी आर सब्जेक्ट ऑफ मुगल एम्परर। अभी तक सब कुछ वो क्या कहते थे, मैंने आपको बताया, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉलिंग देमसेल्फ एज द रियल अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि वो इंपीरियल पावर से कॉलोनियल पावर बन गए हैं, लेकिन अब बेसिकली ये लाइन क्या शो कर रही है हमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या बेसिकली हम बात करें ब्रिटिशर्स आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हम मुगल एम्पायर के नीचे हैं, हम उनके अंडर हैं। अब जब उन्होंने मना कर दिया कि हम मुगल एम्पायर के सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि वो अपने आप को एक तो बराबरी पर या मुगल एम्पायर और एम्पायर से ऊंचा देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और जो कॉइन्स अभी तक इशू होते थे मुगल एम्परर के नाम पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने वो कॉइन्स भी इशू करना बंद कर दिए। ठीक है, अकबर टू के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये हुई थी कि इसने राजा राम मोहन रॉय जी को, जिनका नाम पहले सिर्फ राम मोहन रॉय था, उनको एज एम्बेसडर भेजा था ब्रिटेन। ठीक है, और अकबर टू ने ही, या फिर अगर हम बात करें अकबर शाह टू ने ही राम मोहन रॉय के नाम के आगे ये टाइटल लगाया था राजा। तो हम उनको क्या कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय। आगे चलकर जैसे हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आगे प्रोसीड करेगी, हम डिटेल में सीखेंगे राजा राम मोहन रॉय जी को एज अ पर्सन और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को। अकबर शाह टू ने स्टार्ट करा था एक फेस्टिवल जिसको हम कहते हैं, जो कि दिल्ली में मनाया जाता है हर साल, फूल वालों की सैर। ठीक है, और ये फेस्टिवल डिनोट करता है दोस्तों हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। तो ये फूल वालों की सैर की कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको PMFIS की बुक से आगे चलकर, मतलब इसके बियॉन्ड भी इसमें आपको चीज़ें बताऊंगा जो कि यहाँ लिखी हुई है। तो हम बात करते हैं फूल वालों की सैर की। फूल वालों की सैर बेसिकली क्या होता है, एक फ्लोरिस्ट का, नंबर ऑफ फ्लोरिस्ट का जो कि फूल वगैरह बेचते हैं, उनका एक प्रोसेशन निकलता है, एक मेले की तरह एक झांकी निकलती है उनकी। ठीक है, तो ये एक फ्लावर फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है अकबर शाह टू के टाइम से। लेकिन अगर हम प्रिसाइजली बात करें किसकी याद में मनाया जाता है, तो इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ मुगल प्रिंस मिर्जा जहांगीर। मिर्जा जहांगीर दोस्तों अकबर शाह टू का छोटा बेटा था, और उसके बड़े बेटे का नाम था, जो लास्ट मुगल एम्परर हमारा होगा, बहादुर शाह जफर टू। ये बड़ा बेटा था, छोटा बेटा था, इसकी उम्र मात्र थी 19 वर्ष की। ठीक है, 19 वर्ष की मिर्जा जहांगीर की। अब इसकी मेमोरी में मनाया जाता है, यानी कि आपको सुनकर यह लग सकता है कि ये मर गया होगा, शायद से मरा वरा कुछ नहीं था। ये गरम खून का, 19 साल का, आप समझ ही सकते हो यूथ कैसा होगा, गरम खून का होगा। तो आपने अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थोड़ी सी बियॉन्ड पढ़ी हुई है, फिर मेडिवल एरा का टाइम अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको एक चीज पता होगी,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते थे मुगल एम्परर्स के साथ कि ये अपना एक बंदा जो है उनके कोर्ट में परमानेंट तैनात करके रखते थे, है ना। ब्रिटिश रीजेंट बेसिकली हम उसको बोलते थे कि एक परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट बोलते थे हम उसको। एक परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट नाम की एक अथॉरिटी होती थी जो कि परमानेंटली तैनात रहती थी मुगल कोर्ट्स के अंदर या फिर जो भी नवाब्स वगैरह है। तो ऐसे ही एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है इनके यहां पर तैनात था। किसके यहां हम बात कर रहे हैं? अकबर शाह टू की। ये उसका छोटा बेटा था। तो क्या होता है, जो वो ब्रिटिश रेसिडेंट था उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम था सिटोन। ठीक है, उसका नाम था सिटोन। उसको पसंद नहीं था कि कल को ये मिर्जा जहांगीर जो है मुगल एम्परर बन जाए अकबर शाह टू के बाद। तो एक दिन वो कोर्ट में आता है और जैसे आपसे कोई अंकल वगैरह गुस्सा होते हैं तो आपको पता लग जाता है उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हुए। अब ये हिंदुस्तानी भाषा को तो ज्यादा समझ नहीं पाते थे अंग्रेज। तो ये विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ना ही कोई इसमें मतलब मैं चाट मिर्च मसाला लगा रहा हूं। एक्चुअली में विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन गिवन, आप चेक कर सकते हो। तो मिर्जा जहांगीर ने सर सिटोन को, जो कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट थे इनके कोर्ट में, इनके दरबार में जो तैनात रहते थे रेड फोर्ट के अंदर, एक दिन उसको बोल देता है ओए लोलू। उसने जेन्युइनली ये वर्ड बोला था, ये वर्ड विकिपीडिया पे गिवन, आप चेक कर सकते हो। उसको बोल देता है ओए लोलू। तो उस टाइम पर ना सिटोन, सब लोग हंसने लग जाते हैं। सिटोन को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो चला जाता है। कुछ हफ्ते बाद सिटोन इसके पापा से मिलने आ रहा होता है, यानी कि अकबर शाह टू से। तो वो कहता है, मतलब कंप्लेन करने आ रहा होता है बेसिकली कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा ऐसा मुझे उस दिन बोला था, मेरे को इसका मतलब पता लग गया। लोलू कैसे बोल सकते हो तुम भाई मुझे, ऐसा वो करके इसने ना उधर से गोली चला दी ऊपर टेरेस से। सिटोन को तो नहीं लगी, सिटोन के साथ एक ऑफिशियल था उसको लग गई वो गोली। सिटोन ने इसे सजा दी पकड़ के। चलती तो अब सब कुछ देखो दोस्तों अंग्रेजों की थी, अब मुगल एम्परर क्या है, इसका बाप भी इसको क्या ही बचा लेगा। सिटोन ने इसे सजा दी कि बेटा अब तू कुछ सालों के लिए जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, मारा नहीं उसे, जान से नहीं मारा, बोला तू कुछ सालों के लिए जाएगा इलाहाबाद। तू है बिगड़े बाप की, बिगड़े खानदान की बिगड़ी औलाद, तू यहां रहना डिजर्व नहीं करता है। मैंने तेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी थी, तूने मुझे लोलू बोला, तूने बालकनी से मेरे ऊपर गोली चला दी। ठीक है, और जिसमें मेरा बंदा भी मारा गया। इसको भेज दिया इलाहाबाद। अब इलाहाबाद जब इसको भेजा गया, मां की ममता तो सबसे बड़ी चीज होती है। तो इसकी मम्मी जो थी, मिर्जा जहांगीर की जो मम्मी थी, बेगम मुमताज महल, बेगम मुमताज महल ने, जैसे हम कहते नहीं कि हमारा कोई काम हो जाएगा तो हम जो है हनुमान जी के इस मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, हम शिव जी को ये अर्पण करेंगे, हम घर में हवन करवाएंगे, हे भगवान ये वाला काम कर दो, हमारी औलाद को बचा लो, ऐसा वो करके। इसकी मम्मी काफी दुखी हो गई कि ऐसा ना हो कि इलाहाबाद जाके अंग्रेज इसके मार दे, क्योंकि ये भी एक ऑफिशियल को मार चुका है, मेरे बेटे को मार दे, छोटा है, बाला, क्या गलती हो गई तो क्या हो गया। तो बेगम मुमताज महल ने, जो कि मिर्जा जहांगीर की मम्मी थी, और मिर्जा जहांगीर को भेज दिया गया था इलाहाबाद ब्रिटिश रेसिडेंट सर सिटोन के द्वारा। तो उन्होंने बोला था कि अगर ये टाइम पर रिहा हो गया या कभी भी लौटकर अगर आ गया टाइम से, तो मैं जो है फूल की चादर चढ़ाऊंगी ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर, जो कि दिल्ली में है, महरौली में। जहां पर आप पढ़ते हो एंशिएंट हिस्ट्री, जब आपने पढ़ी होगी तो आप आयरन पिलर के बारे में सुनते होगे, महरौली में कुतुब मीनार वगैरह के बारे में आप जानते होगे। तो उन्होंने बेसिकली एक दरख्वास्त करी थी अल्लाह से, अपने खुदा से, कि मेरे बेटे को बचा लो। मैं चादर, फूलों की चादर आके चढ़ाऊंगी यहां पर ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर, जो कि महरौली के अंदर सिचुएटेड है। इसलिए ये यहां पर लिखा हुआ है कि दिस फूल वालों की सैर इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ मिर्जा जहांगीर। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि पीएमएफआईएस में क्लियरली गिवन नहीं थी। अब आप इस मेमोरी से सोच सकते हो कि शायद से उसका बेटा मर गया होगा कभी, उसके दुख में या उसके गम में बेसिकली ये फेस्टिवल मनाया जाता होगा। तो गलत इंटरप्रिटेशन जो है वो ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। थोड़ी सी सर्च करने से हमें जो है कॉन्फिडेंस भी आता है और हम दूसरे कैंडिडेट्स को आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक यूनिक फेस्टिवल होता है, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सिंबलाइज करता है। अब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात यहाँ पर एकदम से पता क्यों हो गई है? विकिपीडिया पे आप जाओगे ना, अगर इस आर्टिकल को पढ़ोगे, जो कि मैंने आपको लोलू और ये सब वाली बातें जो बताई हैं इसके खानदान की, जब ये बेटा लौटकर आ गया था ना, जिसका नाम था मिर्जा जहांगीर, ठीक है, जब ये प्रिंस लौटकर आ गया था इलाहाबाद से,
मम्मी ने अपनी बात वचन जो उसने खुदा से वादा करा था, इसकी मम्मी ने, मुमताज़ महल ने, उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन फिर अलॉन्ग विद मुगल एम्परर महरौली की तरफ शिफ्ट हो गई थी। उसमें हिंदू भी आए थे, मुसलमान भी आए थे, और मैंने आपको बोला कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन मुगल एम्परर को अभी भी इज्जत की निगाह से देखती थी। तो ये एक हिंदू मुस्लिम की बेसिकली एक यूनिटी का फेस्टिवल माना जाता है, क्योंकि जब मुमताज़ महल गई थी बख्तियार काकी की दरगाह पर ये फूल की चादर चढ़ाने, तब कुछ हिंदू लोग भी उनके साथ प्रोसेशन में निकले थे, और तब से ये फेस्टिवल जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, फूलों की जो चादर होती है, फूलों का जो पंखा होता है, वो दरगाह पर चढ़ाते हैं ऑफ ख्वाजा बख्तियार काकी, जो कि महरौली के अंदर एक फेमस दरगाह है, जो कि, और ख्वाजा बख्तियार काकी कौन थे, मुस्लिम सूफी सेंट थे। इनके बारे में मैंने आपको मच डिटेल में बता रखा है पूनम दलाल दहिया की बुक के अंदर, जब हमने मुगल एम्पायर का टॉपिक कंप्लीट करा था वहां से, ठीक है। और फ्लोरल पंखा भी होता है यहाँ पर कभी कभार, और एक छत्र भी होता है, ठीक है, कैनोपी की तरह, जैसे एक सिल्वर का मुकुट टाइप जैसे होता है ना, तो वो भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है बख्तियार काकी की दरगाह में भी। और यहाँ पर महरौली के अंदर ही एक प्राचीन मंदिर है देवी योग माया जी का, उन पर जो है यहाँ पर एक फ्लोरल पंखा, फूलों का एक पंखा और जो छत्र है वो इस मंदिर में चढ़ाया जाता है। बख्तियार काकी की दरगाह पर जो फूलों की चादर है और फूलों का पंखा है वो चढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये देवी योग माया का जो मंदिर है और ख्वाजा बख्तियार काकी की जो दरगाह है, दोनों महरौली के अंदर है, महरौली दिल्ली में है। ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था 1812 में अकबर शाह दो के द्वारा, अकबर शाह टू के द्वारा, ताकि जो उसकी बीवी का नाम था बेगम मुमताज़ महल ने जो कसम खाई थी, और कसम मैंने आपको बता दी क्या खाई थी, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया, पीएमएफआई इसमें गिवन ही नहीं। अब आप सोचोगे कसम किस बात की, फिर आप इसको ऐसे ही पढ़ के निकल जाओगे, मेहनत तो कोई करना नहीं चाहता। तो आपको पता होना चाहिए कि इसने किस बात की कसम खाई थी। कसम उसी बात की खाई थी कि हे खुदा, हे अल्लाह, मेरा बेटा जो है इलाहाबाद से छूट कर आ जाए। इसको डर था इसकी मम्मी को कि वो जान से ना मार दे, अभी छोटा है, उसमें बुद्धि नहीं थी, उसने हंसी मजाक में उसको लोलू बोल दिया, गोली चला दी उसके ऊपर, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सर सिटोन है वो उसको मार डालें। तो वो क्या है, उनकी जो तमन्ना है, इच्छा है, वो पूरी हुई। और बदले में जब आप भगवान से कुछ प्रॉमिस करते हो तो आपने जो वचन खाए होते हैं वो आपको निभाने भी जाने पड़ते हैं। तो ये फूलों की चादर जो है चढ़ाने गई वहाँ पर बख्तियार काकी की दरगाह पे। ये पूरी कहानी थी फूल वालों की सैर के ऊपर, याद रखना इसको। लास्ट अगर हम बात करें, बिल्कुल अटमोस्ट लास्ट, मुगल एम्परर और एम्पायर, बहादुर शाह जफर टू, ठीक है, 1837 से लेकर 1857 तक। 1857 में क्या हुआ था, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था भारत के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसको हम कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद जो है अंग्रेजों ने फाइनली ये सोचा कि हमें जो है इंपीरियल पावर से अब शिफ्ट होना पड़ेगा कॉलोनियल पावर की तरफ, बहुत हो गया, जो होगा देखा जाएगा। और उनको एक अंदाजा भी हो गया था जब 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तब उस टाइम पर उनको लगा था कि ये जो रिवोल्ट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उनको डर था शुरू में कि ये कभी कश्मीर से शुरू होगा, कभी कन्याकुमारी से, कभी गुजरात से, कभी अरुणाचल से, देश के अलग अलग कोनों से जब रिवोल्ट स्टार्ट होगा उसको सप्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, अंग्रेजों को ये लगा था। लेकिन जब आसानी से उन्होंने इस पूरे के पूरे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, तब उन्हें समझ में आ गया इस देश के लोगों में कोई ताकत नहीं है, हमारे सामने ये सब टूटे हुए खिलाड़ी हैं, बिखरे हुए खिलाड़ी हैं, इनके अंदर यूनिटी नहीं है वो हमें भगाने वाली। तो ये कॉन्फिडेंस उनको मिला था। और आप देखोगे, अगर मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की से इनसाइट समझाऊं, 1857 में हुई रिवोल्ट में जो गलती थी उसको आगे चलकर जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे, वो दोहराना नहीं चाह रहे थे। तभी अगर आप देखोगे महात्मा गांधी की जो मूवमेंट्स वगैरह जब हम उनको आगे पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि वो हमेशा जब राइज ऑफ इंडियंस की बात करते थे कि सारे हिंदुस्तानियों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, तो वो हिंदुस्तान के हर एक कोने से बात करते थे कि हिंदुस्तान के हर एक कोने से, चाहे वो ट्राइबल ग्रुप हो, चाहे वो विलेजर्स हो, चाहे वो टाउन्स या सिटीज़ में रह रहे लोग हों, कोई भी प्रोफेशन के हो, कोई भी जाति के हों, किसी भी मतलब बैकग्राउंड के हों, सारे लोगों को सामना मिलकर करना चाहिए, एक ही आवाज़ के साथ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मुहिम चलानी चाहिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या है कि यूनिटी शो तो हुई थी, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड यूनिटी थी, यानी कि एकता थी लेकिन बिखरी हुई एकता थी, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना।
तो बहादुर शाह जफर टू, ठीक है, आप इसका पूरा नाम ही बोलना, कभी लिखा हुआ है यहाँ पर बहादुर शाह टू, कभी बहादुर शाह जफर, यहाँ से टू गायब कर दिया, यहाँ से बहादुर शाह जफर गायब कर दिया, इसका पूरा नाम था बहादुर शाह जफर टू, ठीक है। तो ये 20वां और लास्ट मुगल एम्परर था, ठीक है, जिसका कार्यकाल था फ्रॉम 1837 टू 1857, 1857। और ज्यादातर जो इसका जो रूल था, तो ये पेंशनर ही बनकर रहा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि दम तो कोई बची नहीं थी मुगल एम्पायर के अंदर। तो जब 1857 की क्रांति होती है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशंस प्रोसीड करेंगी आने वाले चैप्टर्स के अंदर, बहादुर शाह जफर टू जो है, इसने क्या करा था उस 1857 की क्रांति के अंदर, ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था। हमारे नॉर्थ इंडिया से अलग अलग जो लीडर्स थे वो इसके पास गए कि सर, राजा वगैरह जो थे अलग अलग रियासतों के, कि सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, अंग्रेज जो हैं वो आपको कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं और हमें जो है आगे चलकर वो गुलाम बना लेंगे और देश के लिए हमारे खतरा है। आप एक नेशनल लेवल पर एक मूवमेंट लॉन्च करो, एक रिवोल्ट और एक रेबिलियन लॉन्च करो, आप उसके लीडर बनो। शुरू में कतरा रहा था, लेकिन उन राजाओं के कहने पर, नवाब के कहने पर, लोगों के कहने पर, जब वो सारे के सारे लाल किला के अंदर इससे मिलने आए, ये दिल्ली में लाल किला में रहते थे इस टाइम पर इसका परिवार, तब ये मान गया। अब इसको लगा इतने सारे लोग मेरे साथ है, पूरा हिंदुस्तान जो है, उत्तर भारत मेरे साथ है, नॉर्थ इंडिया मेरे साथ है, पूरा इंडिया इस टाइम पर, मतलब ये भी नहीं था कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट सभी इंडिया ने पार्टिसिपेट करा हो, लेकिन काफ़ी हद तक नॉर्थ इंडिया का जिक्र करा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। थोड़ा बहुत अलग अलग एरियाज़ की भी वहाँ पर बात होती है। तो इसको ना एक तरीके से एक होप मिल गई, एक रोशनी मिल गई कि भाई अब कुछ हो सकता है, हम अपनी इज्जत बचा सकते हैं, इनको भगाने का आखिरी मौका है। तो उसको लगा था कि इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, हिंदुस्तान के इतने सारे एरियाज मेरा साथ दे रहे हैं, वहाँ पे इतने सारे इफेक्टिव लीडर्स मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं इस मूवमेंट का, क्रांति का लीडर बन जाता हूँ और हम सब मिलकर अंग्रेजों का खात्मा कर देंगे। तो इसने लीडरशिप अज्यूम कर ली और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ भाई मैं इस अपराइजिंग को चला रहा हूँ। अब अच्छा खासा पेंशनर बनकर वैसे तो रह रहा था, अंग्रेज इसको पूरा खिला रहे थे, भरपूर जो भी ऐशो आराम चाहिए था, याशी करनी थी, सब करवा रहे थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को पता लगा इसने लीडरशिप संभाली है अपराइजिंग की, अंग्रेज ऑब्वियसली बातें चिढ़ गए और ये भाई साहब थे ओवर कॉन्फिडेंट कि हम अंग्रेजों का खात्मा कर देंगे, इतने सारे लोग, इतने सारे एरियाज, इतने सारे रीजन्स, पूरी जनता हमारे साथ मिली हुई है, तो मैं लीडर बन जाता हूँ इस अपराइजिंग का, इस रिवोल्ट का, ठीक है। तो इसने बोला हाँ भाई मैं ही हूँ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान और मैं अंग्रेजों के आगे अपना सर जो है वो नहीं झुकाऊंगा, ना ही अपनी लीडरशिप को त्यागूंगा। हम जैसे पावर बोलते हैं हमारा खानदान आज भी वही रहेगा और जनता मुझसे मिलने आई है, ना कि अंग्रेजों से मिलने आई है। घमंड आ गया बेसिकली से 2 मिनट के लिए। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में आप जानते हो क्या हुआ, थोड़ा बहुत अंग्रेजों को सेटबैक मिला, लेकिन अल्टीमेटली जो विनर था उसके अंदर वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो जब रेड फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बना लिया प्रिजनर, कैदी। इसके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि तुमने उकसाया है क्रांतिकारियों को, रेबिलियन तुमने करवाई है। देशद्रोह का आरोप लगाया गया इसके ऊपर, ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब दोस्तों होता है देशद्रोह, इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, दुश्मनों के साथ मिल गए हो, या फिर देश की यूनिटी को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो जब शॉर्ट में इसको कहते हैं देशद्रोह, अपने देश से आप विद्रोह कर रहे हो, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेजन। उसके चार्जेस लगाए गए और मर्डर के चार्जेस लगाए, क्योंकि इस क्रांति के अंदर जो भी अंग्रेजी ऑफिसर्स वगैरह मारे गए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके मत्थे मर दी, बहादुर शाह जफर टू के मत्थे मर दी अंग्रेजों ने। तो बहादुर शाह जफर टू अलॉन्ग विद हिज फैमिली, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया रंगून। रंगून दोस्तों क्या है, एक सिटी है, आज के टाइम पे तो उसको बोला जाता है यांगोंग, YANGON। और ये कहां पर है, ये है आपकी जो कंट्री है म्यांमार, उसके अंदर आपको देखने को मिलती है ये सिटी रंगून। तो इसे रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी 7 नवंबर 1862 को, 7 नवंबर 1862 को। और इसकी मौत के साथ ही और लास्ट मुगल एम्परर का जब खात्मा हो गया, ब्रिटिशर्स ने एक डिक्लेरेशन पास करी, जो कि एक्चुअल में वो डिक्लेरेशन आई थी इंग्लैंड की साइड से, ब्रिटेन की साइड से, क्वीन विक्टोरिया ने उसे पास करा था 1 नवंबर 1858 को। और उस डिक्लेरेशन के बाद मुगल एम्पायर जैसी अब कोई चीज़ इंडिया के अंदर नहीं रह गई थी। और इसके बाद आप कह सकते हो
कि जो अंग्रेज हैं फाइनली वो शिफ्ट कर गए फ्रॉम बीइंग एन इंपीरियल अथॉरिटी, कि अभी तक जो उनका इंटरेस्ट था पूरा का पूरा इकोनॉमिक था, और अब वो बन गए एक पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी कि अब वो बन गए एक तरीके से एक कॉलोनियल पावर। ठीक है, तो जब उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल था, अब वो उस इंटरेस्ट को साथ लेते हुए इसका त्याग नहीं कर रहे हैं कि हमें पैसे कमाने हैं या फिर हमें निचोड़ना है इस देश के प्रॉफिट को, उस इंटरेस्ट को साथ लेते हुए अब वो क्या कर रहे हैं, इस देश के ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कमान जो है वो बनाने की कोशिश करी। अब पॉलिटिकल पावर जो है वो भी अब एक प्रकार से अंग्रेजों के हाथों में थी। ओके, तो लेटर मुगल्स के बारे में, जितने भी लेटर मुगल्स थे, हमने पूरी इनकी क्रोनोलॉजी को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों कवर करा। अगले लेक्चर में हम फॉरेन इन्वेजन्स की बात करेंगे। जब हमने बात करी थी कि इंडिया के अंदर मुगल फाइनेंसेस को एक सेटबैक लगा था जब 2 फॉरेन इन्वेजन्स हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की और नादिर शाह की, उस टॉपिक को हम जानेंगे और फिर हम कुछ अदर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर जब लेटर मुगल्स का टॉपिक आता है तो आपको हर एक एम्परर की क्रोनोलॉजी, उसके कार्यकाल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, उसने क्या लॉन्च करा था, किससे हारा था, क्या युद्ध हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।